हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू ट्राइबल ब्लू। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 11th बायोलॉजी का ह्यूमन फिजियोलॉजी का पहला चैप्टर, दैट इज व्हाट, डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, ये आपके क्लास 11 बायोलॉजी का जो ह्यूमन फिजियोलॉजी यूनिट है उसका ये पहला चैप्टर है। कौन? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। इसी चैप्टर को आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के नाम से पढ़ सकते हैं या गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी इसके नाम से भी पढ़ सकते हैं। मतलब इसमें भी वही बात पढ़ाया जाएगा जो आपको डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन में पढ़ाया जाएगा, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी में भी वही बात पढ़ाया जाएगा जो इन सब में पढ़ाया जाएगा। ठीक है बच्चे, यहाँ पर समझते हैं हम लोग क्या कि फिजियोलॉजी क्या है, व्हाट इज फिजियोलॉजी। ठीक है, फिजियोलॉजी का मतलब क्या हो रहा है, तो देखो फिजियोलॉजी a study about functions of body। बॉडी के फंक्शंस का जो स्टडी है ना उसको हम क्या कहते हैं, फिजियोलॉजी कहते हैं। तो जब ह्यूमन फिजियोलॉजी है तो किसके बॉडी का स्टडी करेंगे हम लोग? ह्यूमन बॉडी के जो फंक्शंस हैं उसके स्टडी करेंगे। किसमें हम लोग? ह्यूमन फिजियोलॉजी में। ठीक है, तो ये जो फंक्शन है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, इसको हम लोग साथ साथ लेकर चलेंगे। ठीक है, और इसका चैप्टर का नाम क्या है? डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन। आपको पता चल जाएगा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन क्यों, साथ साथ क्यों, आखिर ऐसा क्यों कि डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, पहले डाइजेशन पढ़ते हैं फिर एब्जॉर्प्शन पढ़ते हैं अलग चैप्टर में, लेकिन साथ साथ क्यों पढ़ रहे हैं? अब देखिए यहाँ से आपको कारण समझ में आ जाएगा कि जब आप ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, यानी कि यहाँ एक क्या है, डाइजेस्टिव सिस्टम है। ये जो डाइजेस्टिव सिस्टम है मतलब एक ऑर्गन सिस्टम है, और इस ऑर्गन सिस्टम में बहुत सारे ऑर्गन शामिल रहेंगे। जैसे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स होंगे, डाइजेस्टिव ऑर्गन्स का ना सिर्फ काम क्या होगा बताइए, ना सिर्फ काम डाइजेशन होगा बल्कि इनका काम क्या होगा, एब्जॉर्प्शन भी होगा। ठीक है, मतलब ये एब्जॉर्ब भी करेंगे और चीज़ों को डाइजेस्ट भी करेंगे। ठीक है बच्चे, यहाँ तक इजेस्ट करने में मदद करते हैं और इंजेस्ट करने में मदद करते हैं। कौन? ये डाइजेस्टिव सिस्टम। ठीक है, तो हम लोग जो डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे आज, ह्यूमन के डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलिए इसी को हम लोग गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी, जो यहाँ जो फंक्शंस स्टडी करेंगे, ठीक है, वही स्टडी हम लोग इसमें भी करने वाले हैं, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। तो चाहे आप ये पढ़िए, चाहे आप ये पढ़िए, चाहे आप ये पढ़िए, सब में बात आपको एक ही बताया जाएगा। गैस्ट्रो का मतलब होता है बाबू क्या, स्टमक, और इंटेस्टाइन मतलब इंटेस्टाइन है, मतलब स्टमक और इंटेस्टाइन इनके फंक्शंस के स्टडी करेंगे तो क्या बोलेंगे, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिजियोलॉजी। ठीक है बच्चे, चलिए इसको मिटाते हैं। देख ये जो डाइजेशन है, सबसे पहले हम इसको समझने की कोशिश करें कि डाइजेशन है क्या। आप लोग भी जानते होंगे डाइजेशन क्या है, एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, कॉम्प्लेक्स चीज़ों को तोड़ते हैं और क्या करते हैं, सिंपल बनाते हैं। तो डाइजेशन क्या हो गया, ऐसा प्रोसेस, मतलब
इट इज ए प्रोसेस ऑफ conversion of it is a process of conversion of complex organic food materials. It is a process of conversion of complex organic food materials and unabsorbable it is a process of conversion of complex organic food materials and unabsorbable food materials into simple and absorbable forms. कहने का मतलब क्या हो रहा है बच्चा कि एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं हम लोग कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिक फूड मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं और उसको हम लोग सिंपल बनाते हैं, साथ ही साथ जो अनएब्जॉर्बेबल जो फूड मटेरियल है ना उसको एब्जॉर्बेबल फॉर्म में बदलते हैं। ठीक है, यही क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। ठीक है, मतलब नोट करने वाला जो पॉइंट है ना, सबसे ज़्यादा जो नोटेबल पॉइंट्स यहाँ पर आपको याद रखना है, कॉम्प्लेक्स को क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है। क्या करना है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल बनाना है और जो अनएब्जॉर्बेबल है, जो अनएब्जॉर्बेबल है या जो इनडिफ्यूजिबल है उसको क्या करना है? कन्वर्ट करना है किसमें? एब्जॉर्बेबल में और डिफ्यूजिबल फॉर्म्स में। यही मतलब है। ठीक है, डाइजेशन का क्लियर है? कॉम्प्लेक्स को सिंपल बना दीजिए और अनएब्जॉर्बेबल या इनडिफ्यूजिबल को क्या कर दीजिए? एब्जॉर्बेबल या क्या कर दीजिए? डिफ्यूजिबल बना दीजिए, तो डाइजेशन कंप्लीट होता है। तो आप समझेंगे कॉम्प्लेक्स क्या है, एक एक चीज को समझते जाइए कि कॉम्प्लेक्स क्या है और अनएब्जॉर्बेबल कैसे समझेंगे कि अनएब्जॉर्बेबल क्या है। ठीक है, चलिए यहां पर नोट कीजिए जल्दी से। चलिए इसको मिटा दिए। देखो जो कॉम्प्लेक्स है बच्चे ना, कॉम्प्लेक्स वो बहुत सारे यूनिट से मिलकर बना हुआ है। मतलब कॉम्प्लेक्स जो है ना, कंपोज्ड ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, मतलब बहुत सारे इंटरकनेक्टेड यूनिट से कंपोज होकर क्या बना है? कॉम्प्लेक्स चीज बना है। यानी कहने का मतलब कि अगर मान लो इस ए को क्या करते जाए हम लोग? जोड़ते जाएं। ठीक है, तो इंटरकनेक्टेड यूनिट्स, ये एक यूनिट, ये यूनिट, ये दोनों मिला, ये और मिला, ये कॉम्प्लेक्स चीज बन गया। इसको जैसे ही हम लोग तोड़े, ठीक है, क्या किए? तोड़ रहे हैं, ब्रेक डाउन कर रहे हैं। तो जब ब्रेक डाउन कर रहे हैं तो क्या होगा ना, अब इसका सिंपल होगा, सिंपल फॉर्म आने लगेगा। तो क्या आ गया? ये सिंपल आ गया, ये सिंपल आ गया, ये सिंपल आ गया, ये सिंपल आ गया। यानी यहां जितना भी है 1 2 3 4 5 6 7 सब का सब यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा बच्चे। तो ये इधर का क्या हो गया? ये कॉम्प्लेक्स हो गया, ये सिंपल हो गया। और कॉम्प्लेक्स को सिंपल में बदलना क्या कहलाएगा? डाइजेशन कहलाएगा। यानी ये जो ब्रेकडाउन है ना, ये ब्रेकडाउन, ये क्या हो रहा है? डाइजेशन हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है? ये ब्रेकडाउन, ये क्या कहला रहा है? डाइजेशन कहला रहा है। अब ये जो ब्रेकडाउन होगा वो 2 टाइप का ब्रेकडाउन हो सकता है। वो कौन कौन 2 टाइप है इसको भी देख लेते हैं। ठीक है,
ये जो ब्रेक डाउन है, ब्रेक डाउन या डाइजेशन, ये क्या हो सकता है? मैकेनिकल भी हो सकता है, मैकेनिकल ब्रेकडाउन, एंड क्या? केमिकल ब्रेकडाउन, या क्या कह सकते हैं? मैकेनिकल डाइजेशन एंड क्या? केमिकल डाइजेशन। ठीक है, तो मैकेनिकल में क्या करना पड़ेगा ना, हमको ताकत लगाना पड़ेगा, ठीक है, फिजिकली वर्क करना पड़ेगा। तो मैकेनिकल जो डाइजेशन है ये किसके द्वारा किया जाएगा? अगर हमारे बॉडी में अगर मैकेनिकल डाइजेशन किया जा रहा है, मतलब बड़े बड़े फूड के जो पीसेज है ना उसको छोटा छोटा किया जा रहा है। तो ये मान लो कि फूड का बड़ा पीस, इसको जब तोड़कर छोटा छोटा पीसें बना दिया गया, छोटा छोटा पीसें बना दिया गया, तो ये क्या होगा? यहाँ पर जो डाइजेशन होगा, कैसा डाइजेशन होगा बताओ बच्चे? ये मैकेनिकल डाइजेशन होगा। क्या होगा? मैकेनिकल डाइजेशन। मैकेनिकल डाइजेशन बोलो या मैकेनिकल ब्रेकडाउन बोलो, ठीक है। यहाँ पे क्या हो रहा है ना कि ये टूट रहा है, सिंपली टूट रहा है। मान लो कि एक हथौड़ा अगर पत्थर पे चलाओगे तो क्या होगा? पत्थर के टुकड़े बन जाएंगे, ठीक है। तो मैकेनिकल काम हो रहा है वहाँ पर। लेकिन अगर केमिकल ब्रेकडाउन होता है या केमिकल डाइजेशन होता तब क्या होगा? अब देखो यहाँ पर ये जो केमिकल जब ब्रेकडाउन हो रहा है ना, तो ये जो किया जा रहा है ना बाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स, बाई डाइजेस्टिव एंजाइम्स, डाइजेशन में जो हेल्प करने वाले जो एंजाइम्स हैं वो क्या कहलाएंगे? डाइजेस्टिव एंजाइम्स कहलाएंगे। तो ये जो केमिकल ब्रेकडाउन किस द्वारा हो रहा है? एंजाइम्स द्वारा हो रहा है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स के द्वारा हो रहा है। इसमें हो रहा है क्या? इसके जो बॉन्ड्स है ना वो क्या कर रहे हैं ना? ब्रेक कर रहे हैं। जैसे मान लो कि ये माल्टोज, ये माल्टोज जो है क्या है बच्चे? तुम्हारे दिमाग में आ गया होगा क्वेश्चन कि सर माल्टोज क्या है? तो माल्टोज को हम लोग माल्ट शुगर के नाम से भी जानते हैं। क्या जानते हैं? माल्ट शुगर के नाम से जानते हैं। और यह जो माल्ट शुगर है, ठीक है, इसका अगर फॉर्मूला वगैरह हम लोग लिखें तब क्या होगा? C12H22O11। ये माल्टोज जो है ये कहाँ से मिलेगा आपको? तो जो स्टार्च है ना, स्टार्च का जब ब्रेकडाउन होगा, जब केमिकल ब्रेकडाउन होगा, कैसा ब्रेकडाउन? केमिकल ब्रेकडाउन, मतलब केमिकल डाइजेशन। तो केमिकल डाइजेशन देखो किसके द्वारा लिखा हुआ है कि केमिकल डाइजेशन जब भी हो रहा है तो क्या हो रहा है? डाइजेस्टिव एंजाइम्स, यानी स्टार्च अगर केमिकली ब्रेकडाउन हो रहा है, केमिकल डाइजेशन किया जा रहा है स्टार्च का, तो यहाँ एंजाइम्स वर्क करेंगे। और कौन एंजाइम्स होगा बताइए? तो एक एंजाइम होते हैं सेलेब्री अमाइलेज। ये जो सेलेब्री अमाइलेज है ये स्टार्च को तोड़ेगा, केमिकली तोड़ेगा, इसके बॉन्ड्स को ब्रेक करेगा और उसको कन्वर्ट करेगा किसमें? माल्टोज में, ठीक है। क्लियर है? अब ये जो माल्टोज है अभी भी ये सिंपल नहीं बना है, क्योंकि डाइजेशन का क्या है? डाइजेशन जब तक हम लोग सिंपल चीज नहीं प्राप्त कर लेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे। कहने का मतलब क्या? कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में हाईली कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। तो ये मान लो कि हाईली कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सिटी इसमें। हाईली कॉम्प्लेक्स से लेस कॉम्प्लेक्स हुआ, उसके बाद सिंपल बना। लेकिन जब तक सिंपल नहीं मिलेगा, जब तक सिंपल नहीं मिलेगा बच्चे, तब तक हमको डाइजेशन करते रहना है, ठीक है। तो मान लो कि स्टार्च को ये हाईली कॉम्प्लेक्स मान लो, हाईली कॉम्प्लेक्स, तो हाईली कॉम्प्लेक्स हो गया तो इससे माल्टोज बना। तब क्या होगा? ये अभी लेस कॉम्प्लेक्स है इसके कंपैरिजन में। लेकिन क्या स्टार्च का डाइजेशन कंप्लीट हो गया? क्या नहीं हुआ है। स्टार्च जब तक अपने सिंपल फॉर्म में नहीं आएगा तब तक इसको डाइजेस्ट करते रहेंगे। तो स्टार्च से बना माल्टोज। अब माल्टोज जो है ना उसको डाइजेस्ट करिए, तो माल्टोज जो है ना फर्दर जो है ना डाइजेस्ट किया जाएगा माल्टोज। अब माल्टोज को डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम है दैट इज क्या? माल्टेज। क्या है बच्चे? माल्टेज।
ये जो माल्टेज है क्या करेगा, माल्टोज को डाइजेस्ट करेगा, और जब ये डाइजेस्ट करेगा तो ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलेंगे। क्या मिलेंगे, ग्लूकोज के 2 यूनिट मिलेंगे। तो यहाँ पर जो 2 ग्लूकोज का जो यूनिट मिल रहा है, कैसे मिल रहा है, इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। क्योंकि माल्टोज का फॉर्मूला तुम देख लो कि C12H22O11 है, और ग्लूकोज का फॉर्मूला, भले तुम माल्टोज का फॉर्मूला अभी नहीं जान रहे होगे, हो सके जान भी रहे होगे, लेकिन ग्लूकोज का फॉर्मूला तुम्हारे दिमाग में है पहले से कि C6H12O6 होता है। यहाँ क्या लिखेंगे, C6H12O6। अगर दोनों को जोड़ के देखो, इधर का और इधर का, ठीक है, तो ये जो राइट है और जो लेफ्ट है, अगर ऐसे करोगे तो राइट हो जाएगा, इधर इधर क्या हो जाएगा, लेफ्ट हो जाएगा। मतलब ये साइड और ये साइड को जोड़ो तो कार्बन का अगर संख्या यहाँ देखोगे, कार्बन का संख्या तो 12 है, हाइड्रोजन का संख्या कितना है, 22 है, और ऑक्सीजन कितना है, 11 है। जबकि इधर देखोगे तो कार्बन का संख्या कितना है बच्चे, बताओ, ये 12 हो गया, हाइड्रोजन कितना है, 24 है, और ऑक्सीजन कितना है, 12 है। अब देखो कार्बन कार्बन तो मैच कर गया, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैच कर रहा है क्या, नहीं कर रहा है। तो क्या करेंगे ना, माल्टोज में हम लोग वाटर लगा देंगे, और जैसे हम लोग वाटर लगाएंगे तो माल्टोज क्या होगा ना, अब डाइजेस्ट होने लायक है। यानी कहने का मतलब क्या, डाइजेशन के लिए वाटर जरूरी है। आप धीरे धीरे आप पढ़ते रहिए, समझ में आते चल जाएगा कि आखिर डाइजेशन के लिए वाटर क्यों जरूरी है। ठीक है, तो जैसे ही वाटर लगाओगे तो एक वाटर का जो मॉलिक्यूल है तो H2, तो 2 हाइड्रोजन यहाँ ऐड हो जाएगा और 1 ऑक्सीजन। तो जब 1 हो जाएगा तो कितना हो गया, इधर 24 और इधर कितना, 12। अब दोनों मैच कर गया ना बच्चे, देखो हाइड्रोजन इधर 24, ऑक्सीजन इधर 12, ऑक्सीजन इधर भी 12, मैच कर गया। यानी कहने का मतलब क्या है कि ये जो वाटर वगैरह जो लगा होगा, जो एडिशन जो वाटर का मॉलिक्यूल का जो हम किए होंगे, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, केमिकली ब्रेकडाउन हो रहा है। उसके जो बॉन्ड्स है ना, 2 ग्लूकोज आपस में जो जुड़े हुए थे ना, वो क्या हो रहा है, ग्लूकोज, 2 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल, जैसे देखो ये ग्लूकोज ये आपस में जुड़ा हुआ है, तो ये क्या हो गया ना, टूटा बाय द हेल्प ऑफ क्या, एडिशन ऑफ क्या, वाटर। तो अगर एडिशन ऑफ वाटर की मदद से अगर हम लोग किसी को तोड़ते हैं तो क्या बोलते हैं उसको हम लोग, हाइड्रोलिसिस। क्या बोलेंगे बच्चे, हाइड्रोलिसिस। मतलब डाइजेशन एक तरह का क्या है, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस है जो हाइड्रोलिसिस को इन्वॉल्व करता है। ठीक है, चलिए इसमें कुछ नोट कीजिए जल्दी से। ठीक है बच्चे, इसको मिटाया जाए। तो डाइजेशन क्या हो गया, निकल के आया क्या कि डाइजेशन जो है, डाइजेशन इज अ हाइड्रोलिटिक प्रोसेस। ये बच्चे आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, इसको बहुत याद रखेंगे आप। ठीक है, हाइड्रोलिटिक प्रोसेस, और हाइड्रोलिटिक प्रोसेस ये हाइड्रोलिसिस से बना है। और हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है, अभी बताएं। हाइड्रोलिसिस का मतलब ये है कि splitting of compound by the addition of वाटर की मदद से अगर हम किसी कंपाउंड को तोड़ दे, स्प्लिट कर दे, ब्रेक डाउन कर दे, तो उसको क्या बोलेंगे, हाइड्रोलिसिस। चूंकि डाइजेशन में हाइड्रोलिसिस आ रहा है तो इस कारण क्या होगा, ये हाइड्रोलिटिक प्रोसेस हो गया। ठीक है,
जैसा कि आप देखे भी थे कि माल्टोज जो है C12H22O11 से अगर ये बन रहा है C6H12O6 प्लस C6H12O6, मतलब ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है। यहाँ पर जो एंजाइम काम कर रहा था माल्टेज था, इसको हम क्या बोल रहे हैं, माल्टोज बोल रहे हैं। तो ये तभी मुमकिन है जब इसमें हम लोग वाटर लगा दें, तभी जाकर इधर का जो भी कार्बन का संख्या है, हाइड्रोजन का संख्या है, ऑक्सीजन का संख्या है, क्या हो जाएगा, बैलेंस। कार्बन का संख्या तो बैलेंस है, लेकिन देखो तो हाइड्रोजन का ऑक्सीजन का संख्या थोड़ी बैलेंस है जब तक वाटर नहीं लगाएंगे। यानी कि कहने का मतलब डाइजेशन क्या है, डाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वाटर जरूरी है, बिना वाटर के डाइजेशन संभव नहीं है। लेकिन आप ध्यान रखेंगे कि जब आप खाना खाते हैं तो खाना खाने के तुरंत पहले पानी नहीं पीना है और खाना खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है। खाना खाने के तुरंत पहले भी पानी पिएंगे तब भी जो एंजाइम है उसके एक्टिविटी को आप क्या करेंगे, कम कर देंगे, ठीक है। और खाना खाने के बाद जब भी आप पानी पिएंगे, खाना खाने के तुरंत बाद पानी पिएंगे, तब भी क्या होगा, एंजाइम के एक्टिविटी को क्या करेंगे, स्लो डाउन करेंगे, ठीक है। मतलब क्या हो जाएगा ना, आपका जो खाना होगा वो आपके स्टमक में जाने के बाद क्या होने लगेगा, तैरना स्टार्ट करेगा। क्यों, बहुत सारा पानी पी लेंगे। हाँ, अगर जरूरत पड़े तो थोड़ा पानी ले सकते हैं, लेकिन कोशिश ये कीजिए कि खाना खाने के 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले पानी नहीं पीजिए और खाने के आधे घंटे बाद ही पानी पीजिए, 1 घंटे बाद ही पानी पीजिए, तो डाइजेशन क्या होगा आपका, ठीक रहेगा। हाँ, डाइजेशन के लिए पानी जरूरी है, लेकिन टर्म्स एंड कंडीशन क्या है इसमें अप्लाई। तो डाइजेशन क्या समझ गए, डाइजेशन इज ए व्हाट, हाइड्रोलाइज प्रोसेस। दूसरा जो डेफिनेशन है क्या, कि डाइजेशन इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ व्हाट, कॉम्प्लेक्स एंड अनएब्जॉर्बेबल और इनडिफ्यूजिबल फूड मटेरियल्स इनटू किसमें, सिंपल एंड क्या, डिफ्यूजिबल फॉर्म्स में। ये भी हो गया, ठीक है बच्चे। चलो, और डाइजेशन हम क्या कर सकते हैं हम लोग, कि ब्रेक डाउन है तो मैकेनिकल डाइजेशन भी हो सकता है और क्या हो सकता है, केमिकल डाइजेशन हो सकता है। मैकेनिकल डाइजेशन में क्या करना है, ताकत लगाने का जरूरत है, जबकि केमिकल डाइजेशन में हम लोग को एंजाइम्स की मदद से क्या करते हैं, हम चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं। हाँ, एंजाइम्स हमारे बॉडी में होते हैं, ठीक है, और हमारे जो गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल जो ट्रैक्ट है ना वहाँ से निकलते हैं, ठीक है, ठीक है। और बहुत सारे ग्लैंड्स होते हैं वहाँ से निकलते हैं और वो क्या करते हैं ना, वो चीज़ों को डाइजेस्ट करते हैं, ठीक है। और वो जो एंजाइम्स होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स। मतलब वो एंजाइम्स क्या करेंगे, वर्क तभी करेंगे जब उनको क्या मिले, वाटर मिले। मतलब हाइड्रोलिसिस के माध्यम से क्या करते हैं, वो अपना एक्शन करते हैं, अपना वर्क करते हैं, ठीक है बच्चे। चलो इसको मिटाते हैं। अब देखेंगे हम लोग क्या, ये जो डाइजेशन है और जो एब्जॉर्प्शन है, डाइजेशन देखो, एब्जॉर्प्शन देखो, इसके पहले भी क्या आएगा, इंजेशन, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। अगर तुमसे कोई पूछ दे कि इन 5 में से 1 2 3 4 5, इन 5 में से जो ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन कौन कौन है, फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हमारे बॉडी का, उसका कौन कौन सा फंक्शन है जो ऊपर लिखा हुआ है, आप टिक कीजिए। तो कौन कौन फंक्शन होगा बच्चे, क्या इंजेशन जो है क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन है, हाँ कि ना, तो इसका फंक्शन है। क्या फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड करता है डाइजेशन को, क्योंकि नाम में ही लगा हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब डाइजेशन करेगा, बिल्कुल सही। क्या डाइजेस्टिव सिस्टम जो है एब्जॉर्प्शन में हेल्प करेगा, तो हाँ करेगा। क्यों करेगा आपको थोड़ा बता देते हैं। जो हमारे जो इंटेस्टाइन होते हैं ना, स्मॉल इंटेस्टाइन के पास क्या होता है, भिलाई होता है, और उसके ऊपर क्या होता है ना, माइक्रोविलाई प्रोजेक्ट होता है। ये जो भिलाई वगैरह है, माइक्रोविलाई है, क्या है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन से कुछ इस तरह से होते हैं, इस तरह से। तो ये जो है ना हेल्प इन किस में, एब्जॉर्प्शन में, हेल्प्स इन किस में, एब्जॉर्प्शन। ये क्या है बच्चे, ये सब भिलाई है। अगर एक दिखाना रहे तो क्या बोलेंगे,
इसका सिंगुलर अगर बोले तो हम लोग क्या, भिल्लस। अब प्लूरल बोले तो क्या बोले, भिल्लाई। ये मदद करते हैं, कहाँ रहते हैं, हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में, ठीक है। क्या फंक्शन ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम में एसिमिलेशन इंक्लूड होगा, क्या एसिमिलेशन इंक्लूड होगा, बताओ क्या ये है कि नहीं है। तो एसिमिलेशन जो है ना हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है, बहुत याद रखोगे, हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन ये नहीं है। कौन, एसिमिलेशन, ठीक है। क्या हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन इजेशन है, इजेशन, यस ये है, ठीक है बच्चे। तो याद रखिएगा कि डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन क्या क्या हो गया, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, इजेशन, एसिमिलेशन नहीं है। और अगर हम लोग देखें कि कौन कौन प्रक्रिया पहले होगा, तो पहले नंबर पे ये है, दूसरे नंबर पर ये आ जाएगा, तीसरे नंबर पे ये, मतलब सिक्वेंशियली, मतलब पहले ये होगा प्रोसेस, तब ये होगा, तब ये होगा। हाँ ये है कि इसके बाद एसिमुलेशन होता है, लेकिन एसिमुलेशन डाइजेस्टिव सिस्टम का हिस्सा नहीं है, ठीक है। और लास्टली ये जो है चौथे नंबर का, ठीक है। तो अगर हम देखें क्या कि इन तीन के बाद ये होता है कि नहीं होता है, ये होता है लेकिन इसका फंक्शन नहीं है, ठीक है बच्चे। तो एसिमुलेशन और इजेशन, इजेशन में क्या होगा, जो अनडाइजेस्टेड जो चीजें हैं ना, अनडाइजेस्टेड मतलब रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स, मतलब ऐसे फूड मटेरियल्स जो हम लोग डाइजेस्ट नहीं कर पाए हैं, मतलब जिसको हम लोग सिंपल नहीं बना पाए, जिसको हम लोग एब्जॉर्बेबल फॉर्म में नहीं बना पाए, मतलब ऐसा नहीं बदल पाए कि हमारा बॉडी उसको क्या कर सके ना, एब्जॉर्ब करके हमारे ब्लड स्ट्रीम में, लिम्फ में मिला सके, ठीक है, ताकि हमारा बॉडी उसको बाद में यूज करे, उस लायक नहीं बना पाए हैं। तो जो अनडाइजेस्टेड रह गया, जिसमें हमारा ना केमिकल वगैरह मतलब ना एंजाइम्स वर्क किया, ठीक है, तब क्या होगा, वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल्स होगा, इसको बाहर निकालना जरूरी है। तो रिमूवल ऑफ अनडाइजेस्टेड जो फूड मटेरियल्स है उसको क्या बोलेंगे हम लोग, इजेशन बोलेंगे, ठीक है। चलिए अब यहां से हम समझते हैं कि इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। याद रखिए एसिमुलेशन हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम का फंक्शन नहीं है, लेकिन ये पांच जो है ना प्रक्रिया, ये क्या बताना चाह रहा है, तो ये बताना चाह रहा है क्या, न्यूट्रिशन का एक टाइप, ठीक है। तो न्यूट्रिशन, देखिए एक वर्ड आ रहा है न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन, जो न्यूट्रिशन जो वर्ड आ रहा है, न्यूट्रिशन वर्ड, इसका मतलब क्या होता है, इट इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी। न्यूट्रिशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं ना, एनर्जी एक्वायर करते हैं। और ये जो एक्वायर करते हैं एनर्जी, ये कहाँ से आता है, इसका सोर्स क्या है, तो इसका सोर्स जो है बच्चे क्या है, वो फूड है। मतलब कि हम लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशन में फूड को खाते हैं, फूड को लेते हैं, और ये जो फूड है ना हमारे बॉडी के द्वारा यूटिलाइज किया जाता है, और उससे क्या मिलता है, एनर्जी मिलता है। तो न्यूट्रिशन इज ए प्रोसेस ऑफ एक्वायरिंग एनर्जी, ठीक है। चलो, तो ये न्यूट्रिशन आप लोग पढ़े होंगे 10th क्लास में कि जो न्यूट्रिशन है उसका टाइप क्या क्या है, टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। तो पहले इसमें कुछ आप नोट कीजिए, उसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। आखिर ये जो हम लिखने का जो कारण है, आखिर ये जो क्या आपको बताना चाह रहा है, क्या ये बोल रहा है, ठीक है। चलो लिखो, चलिए इसको मिटा दिया जाए तो। चलिए टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन के जो प्रकार हैं, तो न्यूट्रिशन के प्रकार कितने, ये दो प्रकार के, एक होगा ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन,
और दूसरा है बच्चे हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। ऑटो का मीनिंग क्या है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ऑटो? ऑटो का मतलब है सेल्फ। ऑटो मतलब क्या हो रहा है बच्चे? सेल्फ हो रहा है। एंड ट्रॉफिक का मतलब क्या हो रहा है? नरिशमेंट। जो अपना नरिशमेंट, जो अपना पोषण खुद से करे, ठीक है, उनमें जो न्यूट्रिशन का जो टाइप होगा क्या होगा? ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होगा। और हेटेरो का मतलब क्या होता है? अदर, ठीक है। और ट्रॉफिक मतलब क्या? नरिशमेंट। जो अपने फूड के लिए, अपने न्यूट्रिशन के लिए दूसरे पे डिपेंड रहता हो, उनमें पाया जाने वाला जो न्यूट्रिशन होगा क्या होगा? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो ये अगर हम लोग देखें किस में पाया जाएगा, तो फाउंड इन किस में बताओ? फाउंड इन ऑटोट्रॉफ्स। ऑटोट्रॉफ्स में पाया जाएगा, या इसी को लिख सकते हैं कि हम लोग ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म में। ऑटोट्रॉफिक ऑर्गेनिजम्स। तो एग्जाम्पल कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म है जिसमें ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन होता होगा? तो एग्जाम्पल की अगर बात करें हम लोग, तो जो ग्रीन प्लांट्स हैं ना, ग्रीन प्लांट्स, उनमें ऐसा होता है। सम बैक्टीरिया, कुछ जो बैक्टीरिया है ना, वो कैपेबल होते हैं, वो फूड खुद से, मतलब अपना न्यूट्रिशन खुद से कर लेते हैं, ठीक है। जबकि अगर बात करें हम लोग हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, तो ये किसमें पाया जाएगा? तो फाउंड इन हेटेरोट्रॉप्स। हेटेरोट्रॉप्स, इसी को हम क्या कह सकते हैं? हेटेरोट्रॉफिक, हेटेरोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म कह सकते हैं। अगर एग्जाम्पल की बात करें कि कौन कौन से ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो हेटेरोट्रॉप्स की कैटेगरी में आएंगे, तो हम लोग किस में आएंगे? क्या हम लोग अपना जो भोजन है, अपना जो खाना है, खुद से बना पाते हैं क्या? नहीं बना पाते हैं। तो हम लोग दूसरे पे डिपेंड रहते हैं, चाहे वो डायरेक्टली हो चाहे इनडायरेक्टली हो, दूसरे पे डिपेंड रहते हैं। ह्यूमन है, इसके अलावा काऊ है, बफेलो है, मतलब कि जितने भी एनिमल्स हैं, जितने भी एनिमल्स हैं, वो सारे किस पे डिपेंड रहते हैं? वो प्लांट्स पर डिपेंड रहते हैं या दूसरे ऑर्गेनिज्म में डिपेंड रहते हैं। मतलब एक एनिमल दूसरे एनिमल पर डिपेंड है, ठीक है। चाहे वो डायरेक्टली डिपेंड हो जाए क्या हो, इनडायरेक्टली डिपेंड हो, ठीक है। जैसे शेर है, तो शेर तो घास नहीं खाता है, शेर तो दूसरे एनिमल को खाता है, लेकिन तब भी क्या है? शेर हेटेरोट्रॉप्स, ठीक है। हाँ, हम लोग क्या है ना, डिपेंड रहते हैं किस पे? साग सब्जी पर, फल पर, ठीक है, और एनिमल के प्रोडक्ट पर भी डिपेंड रहते हैं। हाँ, कुछ लोग क्या करते हैं ना, जैसे कुछ लोग क्या, बहुत सारे लोग वो नॉन वेजिटेरियन भी हो सकते हैं, ठीक है, वो एग खाते हैं, तो एनिमल प्रोडक्ट है, जो मिल्क है, इसके अलावा चिकन है, मतलब जो फ्रेश मीट वगैरह जो होता है, ठीक है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली दोनों तरह से डिपेंड कर सकते हैं, ठीक है बच्चे। और इसके अलावा जो ज़्यादातर जो बैक्टीरिया होते हैं ना, ज़्यादातर बैक्टीरिया, मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया जो होता है ना, वो क्या होता है ना? हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, मोस्ट अबंडेंट बैक्टीरिया। तो बैक्टीरिया, कुछ बैक्टीरिया तो ऐसे होंगे और ज़्यादातर बैक्टीरिया क्या होंगे? ऐसे होंगे। इसके अलावा जो फंगस हैं वो भी अपना भोजन नहीं बना पाते, अमीबा वगैरह, पैरामीशियम, इन सब में कैसा न्यूट्रिशन? हेटेरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। लेकिन एक बात देखिए यहाँ पर, एक बात है यूग्लिना। यूग्लिना का नाम सुने बच्चे तुम लोग? यूग्लिना, यूग्लिना को हम लोग कहते हैं क्या? कनेक्टिंग। देखिए तो उधर बोर्ड में आ रहा है ना, उधर तक आ रहा है सब। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन, यूग्लिना जो है एक ऑर्गेनिज्म है और ये कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट्स और एनिमल्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक कौन है? यूग्लिना है। ये जो यूग्लिना है ना, क्यों बोल रहे हैं कनेक्टिंग लिंक बिटवीन प्लांट्स एंड एनिमल्स? कारण ये है क्योंकि ये दिन के समय तो एनिमल की तरह काम करता है, मतलब दिन के समय तो ये प्लांट्स की तरह काम करता है। कारण क्या है कि सनलाइट अवेलेबल होता है दिन में, ठीक है। तो दिन में सनलाइट अवेलेबल होता है तो दिन में ये भोजन खुद बना लेता है, दूसरे पर डिपेंड नहीं रहता है।
लेकिन जब दिन नहीं होता है, रात में, ठीक है, ये एनिमल की तरह काम करता है, दूसरों पे डिपेंड रहता है डायरेक्टली और क्या इनडायरेक्टली अपने फूड के लिए। यूग्लिना हो गया। तो यूग्लिना जो है ना एक तरह क्या है, ये कौन से किंगडम में आएगा बता सकते हैं बच्चे? ये आपके प्रोटिस्टा किंगडम का एग्जाम्पल हो गया। मतलब प्रोटिस्टा जो किंगडम है ना उसका एक मेंबर क्या हो गया आपका? यूग्लिना हो गया। ठीक है, यूग्लिना ये बोथ हेटेरोट्रॉप्स एंड क्या ऑटोट्रॉप्स, ये दोनों में आएगा। ऑटोट्रॉप्स में भी आएगा, हेटेरोट्रॉप्स में भी आएगा। कंडीशन अप्लाई है, ऑटोट्रॉप दिन के समय और रात के समय क्या हेटेरोट्रॉप्स। ठीक है बच्चे, चलो मतलब मिक्सोट्रॉपिक टाइप का जो न्यूट्रिशन होगा किसमें पाया जाएगा? यूग्लिना में पाया जाएगा। ठीक है, तो अब देखें क्या जो ऑटोट्रॉपिक है हेटेरोट्रॉपिक है क्या इन सब का भी टाइप है? तो हाँ, हेटेरोट्रॉपिक का भी टाइप होता है। हाँ, टाइप तो इसका भी है, फोटो ऑटोट्रॉपिक, केमो ऑटोट्रॉपिक। और हेटेरोट्रॉपिक का जो टाइप है वो है क्या? सैप्रोट्रॉपिक, पैरासिटिक एंड होलोजोइक। तो हम लोग उसको डिटेल में ना चलते हुए हम लोग इसके बारे में समझते हैं कि ये जो बात है ना आखिर क्यों आया है। सॉरी, ये बात लिखने के पीछे क्या कारण है? ये बात जो लिखने के पीछे कारण यही है कि जब हम लोग हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन का जब देखते हैं टाइप देखते हैं, टाइप्स ऑफ क्या हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, इसको जल्दी से लिख लो। इसके बाद हम लोग फिर से लिखते हैं, जगह यहाँ पर भी कम है तो जल्दी से लिखो। इसके बाद इसको मिटा कर फिर ऊपर लिखते हैं हम लोग। दिख रहा है यहां तक सब? ठीक है, चलो इसको मिटाते हैं। इसके पीछे का समझते हैं कारण क्या है, क्योंकि हम लोग को पढ़ना है डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, न्यूट्रिशन थोड़ी पढ़ना है, लेकिन ये कनेक्टेड है तो उसके बारे में हम लोग स्टडी किए। देखो, अगर टाइप्स ऑफ हेटेरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन अगर इसको देखेंगे हम लोग तो बच्चे आप लोग के दिमाग में आ भी रहा होगा क्या क्या आ रहा है। एक तो सैप्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जो दूसरा है वो पैरासिटिक न्यूट्रिशन, और जो तीसरा है वो है होलोजोइक। तो हम लोग को इसी पे काम करना था, होलोजोइक न्यूट्रिशन। यही आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इसके कारण ही हम लोग न्यूट्रिशन का बात किए। जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, ये न्यूट्रिशन तभी पूरा होगा जब ये इंजेक्शन, मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन होने के लिए इंजेक्शन जरूरी है, डाइजेशन जरूरी है, एब्जॉर्प्शन, एसिमिलेशन एंड इजेशन। मतलब होलोजोइक न्यूट्रिशन जो हो रहा है बच्चे, उसमें ये सारे जो स्टेजेस है ना वो इन्वॉल्व रहते हैं, वो शामिल रहते हैं। इंजेक्शन पहला, तब डाइजेशन, तब एब्जॉर्प्शन, तब एसिमिलेशन और तब इजेशन। इन सब का मतलब आपको बता देते हैं। इंजेक्शन क्या है? इंजेक्शन का मतलब क्या हो रहा है बच्चे कि इनटेक ऑफ फूड, फूड का इनटेक कर रहे हैं या टेकिंग इन ऑफ फूड। ठीक है, मतलब बाहर से आप खाना अपने मुंह के अंदर ले रहे हैं, अपने बॉडी के अंदर ले रहे हैं, तो इंजेक्शन हो गया। उसको डाइजेस्ट करना है, समझ रहे हो, कॉम्प्लेक्स चीज होगा।
अनएब्जर्वेबल चीज़ होगा तब उसको डाइजेस्ट करना जरूरी है, क्योंकि सिंपल बनाना है और क्या करना है हमको, एब्जर्वेबल फॉर्म में करना है। जो एब्जर्प्शन है, तो ये जो एब्जर्प्शन है क्या करेगा, जो डाइजेस्टेड फूड है ना वह एब्जर्व होगा विलाई के थ्रू और कहाँ जाएगा, हमारे ब्लड स्ट्रीम में जाएगा, हमारे लिम्फेटिक सिस्टम में जाएगा। ठीक है, चलो तो एब्जर्व हो गया। एसिमिलेशन का मतलब क्या हो रहा है, जो फूड एब्जर्व हुआ है, ठीक है, अब उस फूड का, उस न्यूट्रिएंट्स का क्या होना है, अब यूज होना है। यूज किस लिए होना, ताकि उससे एनर्जी मिले। यूज इसलिए होना ताकि हमारे सेल का फॉर्मेशन हो, जनरेशन हो, सेल रीजनरेशन हो, टिश्यू रिपेयर हो, इन सब में मदद करेगा क्या, एसिमिलेशन। ठीक है, और इजेशन जो डाइजेस्ट नहीं हुआ है उसका निकलना भी तो जरूरी है ना। ठीक है, क्योंकि वो हमारे लिए क्या हो जाएगा, टॉक्सिन का काम करेगा, तो उसको निकालना जरूरी है। तो क्या हो जाएगा, इजेशन, मतलब रिमूवल ऑफ क्या, अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल। ठीक है, टेकिंग इन ऑफ फूड मतलब इट इज ए प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड, दैट इज इंजेशन। डाइजेशन समझ रहे हो, इट इज ए प्रोसेस ऑफ कन्वर्सन ऑफ complex and unabsorbable or individual food materials into simple and absorbable or diffusible forms. Clear? Absorption, it is a process of passing of digested food materials into किसमें, our blood stream और क्या, lymphatic system. Assimilation, use of absorbed food materials or nutrients to release what, energy, or for what, cell regeneration, tissue formation or tissue repair. Egestion, it is a process of removal of undigested food materials. क्लियर है बच्चे? चलिए, तो ये जो होलोजोइक न्यूट्रिशन है ना, यही होलोजोइक न्यूट्रिशन हम लोग में होता है। ठीक है, तो हम लोग जो है ना, हम लोग जो न्यूट्रिशन होगा ना वो होलोजोइक न्यूट्रिशन होगा। ठीक है बच्चे, चलो, तो होलोजोइक में इंजेशन भी शामिल है, डाइजेशन भी शामिल है, एब्जॉर्प्शन भी शामिल है, एसिमिलेशन भी शामिल है और क्या है, इजेशन भी शामिल है। क्लियर है? चलिए, आज के वीडियो में हम लोग इतना ही तक रखते हैं। आगे की वीडियो में, आगे की वीडियो मतलब क्या, इस वीडियो में इतना ही तक रखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, जो ह्यूमन का डाइजेस्टिव सिस्टम है उसका डायग्राम वगैरह देखेंगे और डाइजेशन को और अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे और ऐसा करेंगे ताकि आप इसको अप्लाई कर पाए, अपने डेली लाइफ में अप्लाई कर पाए चीज़ों को। देखो, पढ़ने का मतलब यही होता है कि जब आप चीज़ें पढ़ रहे हैं ना तो उसको आप डेली लाइफ में उसको अप्लाई भी कीजिए। उसका एप्लीकेशन जब तक आप नहीं जानते हैं ना तब तक मज़ा नहीं आता, तब तक इंटरेस्ट नहीं आता है। तो आगे की वीडियो के लेक्चर्स में क्या होगा ना कि हम लोग डाइजेस्टिव सिस्टम, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम, उसका डायग्राम देखेंगे, सबको समझेंगे कौन सा बॉडी पार्ट्स, कौन सा डाइजेस्टिव ऑर्गन कहाँ रहता है और उन सब का क्या फंक्शन होता है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो आज के लिए इतना ही है। वीडियो देखने के लिए तहे दिल से आपका धन्यवाद।